डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिम टेक्स्ट बुक बोर्ड क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर ही कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एटम के स्ट्रक्चर से इंट्रोडक्शन जो है वो थोड़ा देखा, उसके बाद डिस्कवरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक छोटा सा व्यू हमने देखा, क्योंकि अब न्यू कोर्स में वो इतनी डिटेल में नहीं है, जस्ट ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसको रिवाइज करना है। जी, नेक्स्ट टॉपिक आपका है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक थ्योरी को समझने से पहले हम थोड़ा सा रिव्यू देखेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने जब न्यूक्लियस डिस्कवर किया थ्रू गोल्ड फॉइल अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्टमेंट के एक्सपेरिमेंट से, यानी कि बम्बार्टमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल थ्रू गोल्ड फॉइल, तो वहाँ पे उसने डिडक्शन ये निकाली, यहाँ पे ये रिजल्ट जो है वो डिड्यूस किए कि जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में है और उसका टोटल मास जो है वो कॉन्सेंट्रेट है न्यूक्लियस में, और सर्कुलर पाथ में अराउंड उसके जो है ऑर्बिटल्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। अब इस पोस्टुलेट पर बोहर के जो पोस्टुलेट्स थे उन पर साइंटिस्ट ने ऑब्जेक्शन किया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक चार्ज पार्टिकल है और जब वो कंटिन्यू रिवॉल्व करता है तो वो एनर्जी एमिट करेगा, और जब वह एनर्जी एमिट करेगा तो उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। यानी when a charged particle electron is continuously revolve around the nucleus, it must radiate energy। ठीक है, कंटिन्यू रिवॉल्व के बाद जो एनर्जी उसकी रिड्यूस होती जाएगी, इट्स रेडियस कंटेंट, एनर्जी कंटेंट बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। ठीक है, तो क्या होगा, वो न्यूक्लियस से क्लोज होता जाएगा, इट्स रेडियस बिकम स्मॉलर अंटिल क्या होगा कि होल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगी, यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी बिल्कुल, और इलेक्ट्रॉन विल फॉल बैक इनटू द न्यूक्लियस। जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेबल है, एटम स्टेबल है, इस तरह की कोई सिचुएशन जो है वो देखने में नहीं आती। और कंटिन्यू रिवॉल्व कर रहा है तो इट मस्ट शोज द स्पेक्ट्रम विच इज कंटिन्यू, जबकि हमने प्रैक्टिकली देखा क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट से कि एटम का जो स्पेक्ट्रम है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। अब ये सारे रिव्यू के बाद इसमें जो है वो ड्रॉबैक्स है, उनको एक्सप्लेन करने के लिए बोहर ने जो है वो पोस्टुलेट किए। पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर थ्योरी नंबर 1, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एन फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड में सर्कुलर पाथवे में मूव करते हैं और उनकी अपनी जो है एक फिक्स डिस्टेंस है और फिक्स एनर्जी लेवल। जैसे फॉर एग्जांपल ये इसका न्यूक्लियस है और यहाँ पे जो है ये फर्स्ट ऑर्बिटल के एल एम से बिल्कुल फिक्स डिस्टेंस पर यहाँ पर सर्कुलर जो है वो ऑर्बिटल ड्रॉ किए हैं, उनकी डेफिनेट एनर्जी है। नॉर्मली जो न्यूक्लियस के क्लोज ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी कम होती है, फिर थोड़ी हायर एनर्जी, इस तरह से अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस जब जाते हैं तो एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जाती है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे जो इसकी एग्जिस्टेंस है वो इसकी नॉर्मल रूटीन है कि वो रिवॉल्व कर रहा है और वो घूमता रहेगा। इस कंडीशन को हम कहेंगे ग्राउंड स्टेट। एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन इन एन एप्रोप्रिएट ऑर्बिटल, जब तक वो इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स ऑर्बिटल में है जहां उसकी नॉर्मल पोजीशन है, इट नेदर लॉस नॉर गेन एनर्जी। उसकी एनर्जी कंटेंट में कुछ भी डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, ना वो एनर्जी लॉस करेगा और ना ही एनर्जी गेन करेगा। यानी इसकी रूटीन है कि वो वहाँ पर रिवॉल्व करता रहेगा, वो वहाँ पर स्टेबल है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। अब देखिए एक्साइटेड स्टेट कैसे आती है कि इफ इलेक्ट्रॉन इज सप्लाइड बाय एनर्जी सप्लाई के टू हमारे पास है डिफरेंट, वैसे तो डिफरेंट मेथड है लेकिन हम यहाँ टू नॉर्मली डिस्कस कर लेते हैं, फ्रॉम हीट और इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी जो एब्जॉर्ब करेगा वो भी ऐसे नहीं होगी, आर्बिट्री अमाउंट नहीं होगी, एक फिक्स क्वांटाइज एनर्जी। क्वांटाइज एनर्जी का मतलब कि बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आपको एक जो है स्टेयर्स पर चढ़ना है, सीढ़ियाँ चढ़नी है, तो आप जो है अगर यहाँ पर हैं तो आपको इतनी हाइट पर ही जो अपना पाँव उठाना है कि वो आप यहाँ जाए। अगर आप इससे कम उठाते हैं तो फिर आपका जो पाँव है वो फॉल बैक वापस आ जाता है और वो आगे फर्दर नहीं जाता। यानी ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है ऑर्बिटल की वो फिक्स है कि आपको इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी देनी है जो कि टू सक्सेसिव ऑर्बिटल्स की जो है डिफरेंस के बराबर हो, बिल्कुल इक्वल ऐसे।
यानी क्वांटाइज एनर्जी, यानी ऐसे नहीं, अगर देखिए जैसे इलेक्ट्रॉन को अगर इस लो एनर्जी ऑर्बिटल से हाई एनर्जी पर जाना, यानी स्टेयर्स की तरह से ही बिल्कुल, तो वहां पर क्या होगा कि अगर आप लो एनर्जी सप्लाई करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जंप नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और इसको जंप करने के लिए, यहाँ जाने के लिए इतनी ही डिफरेंस की एनर्जी जो है वो चाहिए। वो एनर्जी जो है उसे हम कहते हैं क्वांटाइज्ड एनर्जी। क्वांटम जो है वो यूनिट है और बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल जो है वो क्वांटम थ्योरी की बेस पर ही एक्सप्लेन किया है। अब ड्यूरिंग एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब सम क्वांटाइज्ड एनर्जी, ठीक है। अब एक्साइटेशन में जब इलेक्ट्रॉन आ गया उसको इलेक्ट्रिसिटी से या हीट से एनर्जी जो है वो प्रोवाइड की। अब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्वांटम एनर्जी एब्जॉर्ब करके जंप कर रहा है, जंप फ्रॉम लो एनर्जी ऑर्बिटल टू एप्रोप्रिएट हाई एनर्जी ऑर्बिटल। एप्रोप्रिएट मीन्स ये देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद, वन क्वांटम एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद जंप करके यहाँ पर आ जाएगा। अब जिस ग्राउंड स्टेट पर वो इलेक्ट्रॉन था उसकी एनर्जी है E1 और आफ्टर एक्साइटेशन उसकी एनर्जी हो जाएगी E2, ठीक है। अब देखिए हाई एनर्जी पर जो है इलेक्ट्रॉन बिल्कुल स्टेबल नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने चाय बनाई है उस वक्त उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर हम चाय को कप में टेबल पर रखें तो वो 100 ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो एक्साइटेड स्टेट में है। टाइम टू टाइम वो कूल डाउन होते जाएगा और कहाँ पर आके, जहाँ पर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक जो उसका टेम्परेचर है वहाँ पर आकर वो बैलेंस यानी ग्राउंड स्टेट पर वो वापस आ गया। ये बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम्पल है। तो ड्यूरिंग एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब सम क्वांटाइज्ड एनर्जी एंड जंप फ्रॉम लो एनर्जी ऑर्बिटल टू एप्रोप्रिएट हाई एनर्जी ऑर्बिटल। अब देखें हाई एनर्जी ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन इज क्वाइट अनस्टेबल, वहां वो ज्यादा देर नहीं रह सकता। व्हेन इट रिटर्न बैक, वापस आएगा लो एनर्जी ऑर्बिटल पे, वापस आ रहा है ऑर्बिटल, इट एमिट्स एनर्जी। अब वो कितनी एनर्जी जो उसने एब्जॉर्ब की है क्वांटाइज एनर्जी, कितनी ही एनर्जी वो वहां से रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, जब ये फॉल बैक यानी वापस आ रहा है इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल से, तो ये इन द फॉर्म ऑफ ये रेडिएशन जो है ये लाइट एमिट करेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा एनर्जी जो क्वांटाइज एनर्जी हमने इसको सप्लाई की, वो एनर्जी इसने इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन यहाँ पर एमिट की। तो इस एनर्जी का डिफरेंस जो है वो इक्वल हो जाएगा डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। अब देखिए इससे पहले क्वांटाइज एनर्जी की बेस पर जब जिसे हमने बोहर थ्योरी ने अपने एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन किया, वहां पर हमारे पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के भी पोस्टुलेट्स हैं। वो क्या है कि डेल्टा E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी जो है जब हम प्रोपोर्शन की साइन रिमूव करते हैं तो इज इक्वल टू H, यहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं। जो प्लैंक्स ने कहा था, ये आपकी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का फॉर्मूला है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। तो ये देखें एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जब भी हम प्रोपोर्शन की साइन रिमूव करते हैं तो वहां पर जो है वो कांस्टेंट लगाते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट, और E इज ऑल्सो इक्वल टू H म्यू। अब यहाँ पे हम अगर डिफरेंस लिखेंगे तो वो डेल्टा E2 माइनस E1 इज ऑल्सो इक्वल टू H म्यू। अब इसमें क्या है, ये जो सिंबल है न्यू से हम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन कहेंगे, H जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है जी। थर्ड पॉइंट यानी बोहर की पोस्टुलेट्स में एक उसने नॉर्मल ऑर्बिटल की एग्जिस्टेंस एक्सप्लेन की, ग्राउंड स्टेट को एक्सप्लेन किया, एक्साइटेड स्टेट को एक्सप्लेन किया, और फिर उसके बाद देखें इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिटल इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π। ये बिल्कुल यही एग्जाम्पल है जो मैंने यहाँ से, ये पोस्टुलेट बिल्कुल ये है जैसे मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि आपको स्टेयर्स चढ़ने के लिए इतनी ही हाइट को जो है वो जो है अपना इतनी ही हाइट को जो है वो आपको ओवरकम करना पड़ेगा, तब आप नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन जो है जब वो मूव करेगा लो एनर्जी ऑर्बिटल टू हाई एनर्जी ऑर्बिटल, तो उसका एंगुलर मोमेंटम बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π। अब इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन का मास है m, v वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, और r जो है वो यहाँ पर रेडियस है। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम को समझने के लिए हम छोटा सा यहाँ पे एक जो है वो बैक जो है पॉइंट देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 ऑब्जेक्ट हैं, इनके डिफरेंट मासेस हैं, M1 M2, ये डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और ये जो है
या अगर कोई एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, कोई वो जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, या ये इनिशियल या फाइनल जो भी इस तरह से, यानी ऑब्जेक्ट का मास और उसकी वेलोसिटी। तो ऑब्जेक्ट का मास और उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होता है मोमेंटम। उसे हम p से एक्सप्लेन करते हैं, p से जो डेजिग्नेट करते हैं हम। देखिए p जो है वो यहाँ पर क्या है, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या है कि जो ये मैंने यहाँ पर ड्राइंग ड्रॉ की है वो एक स्ट्रेट लाइन में है। इसी एग्जाम्पल को यानी फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन पर। ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन का मास भी है, उसकी वेलोसिटी भी है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथवे में मूव कर रहा है, रेडियस। तो यहाँ पर इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा mvr, जो कि इक्वल होगा nh/2π। ये थर्ड, इसका फोर्थ जो है वो पोस्टुलेट है कि mvr यानी कि मास वेलोसिटी रेडियस, यानी जो है मोमेंटम था आपका मास वेलोसिटी, उसमें हम आप रेडियस को भी जो है इंक्लूड कर देंगे, और वो एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा nh/2π। तो ये थे जो है, ये हैं आपके बोहर्स के पोस्टुलेट, जिनको थ्योरी को हमने काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट टॉपिक इसी से कंटिन्यू करते हैं, रेडियस ऑफ ऑर्बिटल। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम को जो है वो हम यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। बोहर्स थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी कि हम बोहर के वो पोस्टुलेट्स सिर्फ और सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं उन सारे एटम्स पर जिनके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन हो। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन 1s1, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो उसकी जो भी कैलकुलेशन, फॉर्मूले, पोस्टुलेट्स हैं वो हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए हीलियम। हीलियम जो है उसका एटॉमिक नंबर है 2, कॉन्फ़िगरेशन 1s2। अब इसमें से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करें तो ये हीलियम +1, यानी अब देखिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन के सिमिलर होगी। बिल्कुल इसी तरह से लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, 1s2, 2s1। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने लॉस किए तो वहाँ पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s1, यानी ये सब जो है 1s1, 1s1, 1s1। तो इस तरह से यानी कि जो एटम की वो शेप है जिसमें आउटर मोस्ट शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन हो, उस पर हम ये सब जो डेरिवेशन है, रूल्स हैं, फॉर्मूले हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने जो है हाइड्रोजन के एटम को थोड़ा डिटेल से ड्रॉ किया है। इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पर जो है इसको Z मैंने एटॉमिक नंबर, और E जो है प्रोटॉन का चार्ज। तो ZE क्या है, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, और ये डिस्टेंस जो है वो रेडियस, E इलेक्ट्रॉन है, इस पर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, और ये इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब देखिए इसको मैंने यहाँ भी डिटेल से लिखा है कि E क्या है, इसमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, mz को एटॉमिक नंबर, यानी कि अगर हम किसी और जो है एलिमेंट के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करें तो यहाँ पर Z हाइड्रोजन के लिए 1 होगा, हीलियम 2 होगा, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7। इस तरह से हम इसको आगे जो है वो सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। R रेडियस है और V वेलोसिटी। अब देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ऑर्बिटल में, वहाँ न्यूक्लियस पर एक पॉजिटिव चार्ज और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पर है नेगेटिव चार्ज, और इन दोनों चार्ज के दरमियान एक कांस्टेंट अट्रैक्शन है जिसकी वजह से ये फिक्स रेडियस, फिक्स एनर्जी डिस्टेंस पर मूव कर रहे हैं। तो इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्स लॉ। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कूलम्स लॉ क्या है। देखिए 2 चार्ज पार्टिकल्स हैं और एक दूसरे को अगर वो अट्रैक्ट करते हैं तो फोर्स इन बिटवीन these two charge particle is directly proportional to product of the charge and inversely proportional to square of the distance between them. By combining above these equation we get force is directly proportional to Q1 Q2 upon R square. आपको पता है प्रोपोर्शनल के साइन जब भी रिमूव करते हैं वहाँ पर इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाते हैं, यहाँ पर हमने ये K कांस्टेंट लगाया। अब K क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है, और उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। Q जो है हम यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई भी चार्ज हो। देन व्हेन स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो Q को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं E से। E जो है वो रिप्रेजेंटेशन है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कूलम्स लॉ को हमने इस तरह से लिखा है, F इज इक्वल टू K Z E, ये प्रोटॉन के लिए न्यूक्लियस का चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज यानी कि चार्ज का मल्टीपल, और ये डिस्टेंस है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू K Z E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर।
अब इसमें के जो है वो आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है कहाँ पर होगी, बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि ये जो टू डिफरेंट चार्जेस हमने यहाँ पर शो किए हैं, वो जो चार्जेस जिनमें फोर्स डेवलप हो रही है इलेक्ट्रॉन में, एटम में, तो वो जो है कहाँ पर है, न्यूक्लियस के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। जी, कूलम्स लॉ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है चार्ज इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन है, उसको हम आगे जो है इसी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अप्लाई करते हैं एटम, हाइड्रोजन के एटम पर। तो फॉर्मूला आपका कूलम्स लॉ होगा F = kZe²/r²। अब ये k की वैल्यू जो है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ देखिए k की जगह हमने पुट किया है, तो आपके फॉर्मूला हो जाएगा F = Ze²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। अब देखें, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथवे में मूव करता है तो उस पर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस जो है वो एक्ट करती हैं। एक वो फोर्स होती है जो उस मूविंग ऑब्जेक्ट को एवरी टाइम टुवर्ड्स द सेंटर अट्रैक्ट करती है, और एक फोर्स वो होती है जो उसको अवे फ्रॉम द सेंटर जो है वो मूव करने पर फोर्स करती है। यानी टुवर्ड्स द सेंटर सेंट्रीपिटल फोर्स, और अवे फ्रॉम द सेंटर एक होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाए तो जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथवे से सेंटर के थोड़ा नियरेस्ट हो सकता है, और इसी तरह से अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो थोड़ी पावरफुल हो जाए या सेंट्रीपिटल फोर्स वीक हो तो वो अवे फ्रॉम द सेंटर यानी ऑर्बिटल से बाहर जा सकता है। तो इन दोनों फोर्सेस का जो है इक्वल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल हों तभी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथवे फिक्स ऑर्बिटल में मूव कर सकता है। जैसे सन के अराउंड में अर्थ है, अर्थ के अराउंड में मून है, ये प्लैनेट्स है, इनकी जो है बिल्कुल एक कांस्टेंट अट्रैक्शन है, तभी वो अपने डेफिनेट ऑर्बिटल्स पर मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो मस्ट बी इक्वल, तभी हम इसको आगे जो है वो फॉलो कर सकते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने फिक्स ऑर्बिटल, फिक्स डिस्टेंस, फिक्स्ड एनर्जी लेवल पर मूव कर रहे हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बहुत कॉमन सा है, mv²/r, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये जो फोर्स आपके पास है उसमें हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, F की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया mv²/r इज इक्वल टू, अब देखिए बाकी सब कुछ वैसे ही लिखा है, Ze²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब थोड़ा सा पीछे बैक पर जाएं जहां हमने ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और एंगुलर मोमेंटम के पॉइंट्स डिस्कस किए थे। वहां पर हमने अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी एंगुलर मोमेंटम mvr प्रूफ किया था कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh/2π मींस एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh/2π। तो यहाँ से देखिए हमने वेलोसिटी जो है वो उसको आइसोलेट किया। ये v जब हम फाइंड करेंगे तो m और r जो है वो यहाँ डिवाइड में शिफ्ट हो जाएंगे, मल्टीप्लाई वाला नंबर डिवाइड में। तो आपके पास एक वैल्यू है जी की वेलोसिटी इक्वल है nh/2π mr। वेलोसिटी की ये वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1। अब देखें ये m और r, ये देखिए ऐसे लिखा हुआ है, v की जगह मैंने ये पूरी वैल्यू पुट की है, v पे स्क्वायर है, देखिए ये लगा हुआ स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये पूरी जो कूलम्स लॉ की जो फॉर्मूला है, जो भी डेरिवेशन पूरी यहाँ पे हमने एज इट इज लिखी है। जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो स्क्वायर n पर भी होगा, n² h² 2 2 4 π² m² r²। ये देखिए मैंने ओपन कर दिया इसको। अब यहाँ पर देखें कि आपके पास ये m इस m से कट हो गया। अब यहाँ देखिए ये डिवाइड वाले नंबर जब यहाँ हम क्रॉस करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई में आएंगे, तो ये 4 इस 4 से मल्टीप्लाई में कट हो जाएगा, एक पाई से कट हो जाएगा, और ये r² से कट हो जाएगा। अब ये जो r है इसको हम यहाँ से देखें, यहाँ मैंने ये मल्टीप्लाई में ऐसे शिफ्ट किया और z² को यहाँ पर। तो आपके पास जो है फॉर्मूले की कुछ जो शेप इस तरह से एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर शिफ्ट हुआ, इस तरह से आपने इसको थोड़ी सेटिंग करनी है जी। सेटिंग करने के बाद ये देखिए n² h² अपनी जगह पर है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ से शिफ्ट हुआ, एप्सिलॉन नॉट n² h², और बाकी सारे नंबर ये देखें z पाई me²। अब यहाँ से ये वाला जो r डिनोमिनेटर से यहाँ न्यूमरेटर में शिफ्ट हुआ तो ये आपको मिल गई। फाइनली डेरिवेशन है रेडियस की जो कि इक्वल है एप्सिलॉन नॉट n² h² अपॉन
जेड पाई एम ई स्क्वायर। जी, रेडियस की इक्वेशन आपके पास आ गई है, आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन जेड पाई एम ई स्क्वायर। अब देखिए इस इक्वेशन में मोस्टली नंबर्स जो है वो कांस्टेंट है। ई एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम परमिटिविटी कांस्टेंट और उसकी एक फिक्स वैल्यू है 8.84 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर जूल मीटर। एच जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू भी फिक्स है 6.625 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन काफ़ी टाइम से फाइंड किया हुआ डिस्कवर है 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब देखिए इस इक्वेशन में जो कांस्टेंट थे वो सारे हमने एक साइड पर अरेंज कर ली है और जो आपके वेरिएबल्स थे उनको हमने स्टार्टिंग में रख लिया। वेरिएबल्स मीन्स ये n जो है वो चेंज हो सकता है कि n1 लिखेंगे तो 1 का मतलब है फर्स्ट ऑर्बिटल, n2 मीन्स सेकेंड ऑर्बिटल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से। और z एटॉमिक नंबर जैसे हमने पहले भी कहा हाइड्रोजन 1 है, हीलियम 2, लिथियम 3, इस तरह से ये नंबर चेंज हो सकते हैं। अब देखिए ये जो कांस्टेंट नंबर्स हैं ये हमेशा कांस्टेंट हैं, यानी जब भी हम इनकी वैल्यूज मल्टीप्लाई सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लाई डिवाइड करें सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास एक ही आंसर आएगा सेम। तो यहाँ पर देखिए जो हमने इसको बोहर्स कांस्टेंट के नाम से एक ए नॉट जो है वो सपोज कर दिया, यानी ये जो पूरा आपका फैक्टर है कांस्टेंट है, इसको आपने बोहर कांस्टेंट का नाम दिया। अब यहाँ देखिए मैंने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट की है, प्लांक्स कांस्टेंट उस पर स्क्वायर था, ठीक है, पाई और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कैलकुलेटर से आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व करने आपके पास आंसर आता है 0.529 इंटू 10⁻⁻8। ये सेंटीमीटर है, इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये -8 आपका -10 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये जो है आ जाएगा मीटर में। और 10⁻⁻10 को हम ए नॉट यानी एंगस्ट्रॉम से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि फाइनली आपके पास जो बोहर कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.529 ए नॉट एंगस्ट्रॉम। अब ये जो फॉर्मूला है आपका ये पूरा जो है सिंबल हो जाएगा एक शॉर्ट फॉर्म में r इज इक्वल टू n स्क्वायर ए नॉट अपॉन z। अब देखिए अगर हम इसे सॉल्व करेंगे हाइड्रोजन के लिए तो z की वैल्यू होगी 1। आपने यहाँ z1 पुट किया तो फॉर्मूला जो आपका और रिड्यूस हो गया r इज इक्वल टू n स्क्वायर ए नॉट। अब देखिए फर्स्ट ऑर्बिटल तो हमने यहाँ सॉल्व कर ही लिया। अगर अब देखिए इस फॉर्मूले से ये डिड्यूस फार्मूला जो आपके पास है इससे हम किसी भी ऑर्बिटल का रेडियस फाइंड कर सकते हैं, वो सब जिनके आउटरमोस्ट शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे भी स्टार्टिंग में मैंने बताया कि हीलियम +1 हो, लिथियम +2 हो, इस तरह से। तो r इज इक्वल टू n स्क्वायर ए नॉट, बिल्कुल इजी सा, n की वैल्यू 2 है और n पे स्क्वायर है, आपने यहाँ पुट किया 2 2 ज़ा 4, 0.529 आप यहाँ पुट कर लें और उसको दोनों को जो है मल्टीप्लाई कर लें। इसमें कुछ नया मसला नहीं है, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आपके पास एक नंबर आ जाएगा, ठीक। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर देखें आपने फॉर n इज इक्वल टू 3 तो ये 3 3 ज़ा 9, 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फॉर n इज इक्वल टू 4, 4 4 ज़ा 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। n इज इक्वल टू 5, 5 5 ज़ा 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस तरह से हम किसी भी ऑर्बिटल का रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये डेरिवेशन जो है रेडियस की वो कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपने इसको अच्छी तरीके से समझा होगा। डेरिवेशन जो है वो थोड़ा सा बच्चों के लिए प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप मैंने बहुत स्टेप को डिटेल से और बहुत इजी सा करके इसको एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा।